हाय दोस्तों, जय हिंद। मैं अभी लेह में हॉल ऑफ फेम म्यूज़ियम बना हुआ है, उसको फ़िलहाल देखने के लिए आया हूँ। तुम्हारे साथ हमारे साहब लोग भी आए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा दृश्य है। इस चीज़ को देख के लगता है कि हाँ, यहाँ पे लद्दाख का क्या है, कैसे है, आपको सारी चीज़ों से जो है अवगत करा देंगे। तो आप प्लीज़ देखिए, और मैं आप सबको एक एक चीज़ जो है दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे है, कि लद्दाख में क्या था, कैसे है, यहाँ के योद्धा लोग क्या थे, पुराने लोग क्या थे, क्या किए थे। मैं वो सारी चीज़ों से आपको अवगत कराने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आप सब वीडियो देखें और वीडियो के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। शोक रिवर सौरव ये ट्रेडिशनल एटीर है। आप देखें, इसको देखिए कि इतिहास क्या बोलता है। इतिहास के साथ साथ हम चलने वाली बात कर रहे हैं। बाकी आगे क्या क्या है वो आप देखते जाना, मैं आपको दिखाता रहूँगा फ़िलहाल, ठीक है। एक एक चीज़ से कोशिश करूँगा कि आपको मैं अवगत कराऊँ। तो ये दोस्तों, ये देखें आप, ऐसे ड्रेसेस होती थी जो लद्दाख के पुराने लोग पहनते थे, और आज भी फ़िलहाल उसको फॉलो करते हैं। एक और जो बनने जा रहा है वो सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। अभी प्रोजेक्ट पास हुआ है 15 अगस्त को। वो उसी लेह के नॉर्थ ईस्ट में नदी के ऊपर चलती है। दोस्तों देखिए कि कैसे बर्तन यूज़ करके लोग पहले खाना बनाते थे या खाते थे, या जो भी था इनका सिस्टम कैसा था, और आज कैसे कैसे जनरेशन चेंज होती है। तो इस तरह से वो सारी म्यूज़ियम के अंदर आपको दिखाई देगी। मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँ, प्लीज़। हाँ चलिए, ये तो चल गया चलिए। हाँ दोनों लोग एक सर्विसमैन है। बोलिए जो बोलना है। नहीं बस ठीक है। खैर सर, आप यहाँ पे गाइड का काम करते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी? मैं फॉर लद्दाख अच्छा, लद्दाख स्काउट गए थे। वो नलवी वेरी नाइस। हम कारगिल की 99 की वॉर के अंदर भी थे। शेड वाला था, मैं उस टाइम आया था यहाँ पे। अच्छा आपका संधू, आपका कमांडेंट उस टाइम आया तो 10 स्काउट है। हाँ, जब पुराना बिल्डिंग थी आपकी, पुराना वो नहीं, छोटी छोटी दीवारें थी। मैं खुद उस जैसे कर्नल सोनम हो चुके टीम के साथ जो है इस चोरबंदा की तरफ है। अच्छा। चोरबंदा का सफलता दिलाने वाला लद्दाख स्काउट है। लेफ्टिनेंट भी गए थे। कहाँ, कौन सी? 4-2 मैं 4-2 है। हाँ। मैं भी अगर आप देखेंगे तो कुछ नीले कलर से दर्शाई गई रेखाएं हैं जो कि छोटी और बड़ी नदियों और नालों को दर्शाती है। रेड कलर से दर्शाई गई कुछ एक रेखाएं हैं जो कि छोटे बड़े रोड को दर्शाती है। इस मॉडल के नॉर्थ को एरो की मदद से दर्शाया गया है, जबकि वास्तविक नॉर्थ भी इसी दिशा में है। इस मॉडल के ऊपर रेड कलर से दर्शाए गए कुछ एक गांव, गुलटारी, गोंद, मटियाल, बिजोट, मरोल, जो कि पीओके के गांव हैं। पीओके मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। एलओसी भी इन्हीं इलाकों से होकर के गुजरती है, और 1999 कारगिल वार भी इन्हीं इलाकों में लड़ा गया। फिर मैं एक बार बता देता हूं कि आप मुझे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जिसको रिकॉर्ड करना है वो ऐसे कर सकता है, मुझे रिकॉर्ड नहीं। कारगिल 99 की बात क्यों हुआ? 1999 से पहले भारत और पाकिस्तान सरकार के बीच में एक संधि, जिसमें यह तय किया गया था कि विंटर सीजन में अत्यंत ऊंचाई वाले इलाकों में ना तो भारतीय सेना रुकेगी, ना ही तो पाकिस्तानी सेना रुकेगी। भारत ने इस संधि का पालन करते हुए भारतीय सेना को अपने बेस में डाउन कर लिया, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने छुपते छुपाते हमारे कई एक पोस्ट कैप्चर कर लिए, इसमें की द्रास सेक्टर में 0.4875, टाइगर हिल 0.5140, टोरोलिंग, कारगिल सेक्टर में काकसर, मजदार, बटालिक सेक्टर में जुबेर हाइट, मुतोडालो, खालवार, यालडोर। इस तरह उन्होंने कुल 135 किलोमीटर का इलाका अपने कब्जे में कर लिया। पाकिस्तानी सेना को जो करना था वो कर चुके थे। बारी थी भारतीय सेना की पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब देने की और वापस से अपने पोस्ट को रिकैप्चर करने की। लेकिन हमें कैसे पता चला? द्रास सेक्टर में टोरोलिंग, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट था, इसके दो कारण थे। एक, टोरोलिंग से नेशनल हाईवे नंबर 1 जो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, दुश्मन के सीधा निगरानी में था, और दूसरा, भारतीय सेना के आगे बढ़ने का मार्ग यहीं से प्रशस्त होता था। अगर टोरोलिंग हमारे कब्जे में नहीं होता तो नेशनल हाईवे नंबर 1 जो कि दुश्मन के कब्जे में चला जाता, और आज इस जगह हम खड़े हैं, कौन खड़ा होता?
आवाज नहीं आई है? क्या भारतीय सेना ऐसा होने देती? नहीं होने देती। टोरनी को रिकैप्चर करने का टास्क 18 बटालियन का ग्रेनेडियर रेजिमेंट के मेजर राजेश अधिकारी को दिया गया। मेजर राजेश अधिकारी जो कि अपनी कंपनी का कुशल नेतृत्व करते हुए टोरनी पर भाग के तिरंगे को फहराया और यहां पर लड़ते हुए बहादुरी के साथ वीर गति को प्राप्त हुई। मेजर राजेश अधिकारी की बहादुरी, बलिदान, कर्तव्य निष्ठा, कुशल नेतृत्व और वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। टोरनी के बाकी बचे हुए इलाके को रिकैप्चर करने का टास्क दूसरी बटालियन का राजपुताना राइफल के कैप्टन विजयन थापर को दिया गया। कैप्टन विजयन थापर ने टोरनी के बाकी बचे हुए इलाके को अपने कब्जे में किया और भारतीय तिरंगे को हमेशा के लिए टोरनी पर फहरा दिया और यहां पर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त होने से पहले 2 दिन पहले कैप्टन विजयन थापर ने अपने माता पिता के नाम से एक खत लिखा जिसे दलाव लास्ट पोस्ट के नाम से इस कॉर्नर पर लगाया गया है। इसे आप मेरी ब्रीफिंग के बाद जरूर देखिएगा। कैप्टन विजय थापर की बहादुरी, वीरता और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया और भारतीय सेना के आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब बारी थी 0.5140 को रिकैप्चर करने की। 0.5140 को रिकैप्चर करने का टास्क 13वीं बटालियन का जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा को दिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा जिनका एक और भी नाम था, आवाज नहीं आई, क्या था? इससे ऊंची आवाज में तो पाकिस्तान पुकारता था उन्हें। क्या नाम था? शेर शाह। शेर शाह ने बहादुरी के साथ लड़ते हुए 0.5140 पर भारतीय तिरंगे को हमेशा के लिए लहरा दिया और यहां पर विजय प्राप्त करने के बाद अपने कमांड पोस्ट को 4 शब्दों का एक कोड पास किया। क्या था वो? जोश नहीं है बिल्कुल। क्या था? ऐ दिल मांगे मोर। क्या था? कैप्टन विक्रम बत्रा यही नहीं रुके क्योंकि उनका दिल अभी और मांग रहा था और यहां से ही 0.4875 की ओर अग्रसर हो गए। कैप्टन 4875 पर भारतीय तिरंगे को फहराने से पहले कैप्टन विक्रम बत्रा यहां पर बहादुरी के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी बहादुरी, वीरता, बलिदान और कर्तव्य सम्मानित किया गया। लेकिन 0.4875 पर तिरंगा फहराना अभी भी बाकी था। लेकिन भारतीय सेना न कभी रुकी है, न रुकी थी, ना ही तो रुकेगी। उन्हीं की कंपनी के एक जांबाज सिपाही राइफलमैन संजय कुमार, जिन्होंने दुश्मन के बंकर से गोलियां बरसाती हुई मशीन गन को बैरल से खींच लिया और उसी पर काबू पाते हुए दुश्मनों को मार भगाया। राइफलमैन संजय कुमार ने भारतीय तिरंगे को हमेशा के लिए 0.4875 पर लहरा दिया। उनकी इस बहादुरी और वीरता के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राइफलमैन संजय कुमार जो कि आज भी भारतीय सेना में सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब बारी थी टाइगर हिल की। टाइगर हिल एक असंभव सा प्रतीत होने वाला फीचर था। मैंने एक शब्द बोला, यहाँ पर क्या बोला? असंभव सा प्रतीत होने वाला, लेकिन भारतीय सेना के लिए ना कुछ असंभव था, ना कुछ है और ना ही तो कभी रहेगा। टाइगर हिल को रिकैप्चर करने का टास्क एक बार फिर से 18 बटालियन का ग्रेनेडियर रेजिमेंट को दिया गया। 18 बटालियन के लिए ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस प्रकार द्रास और कारगिल सेक्टर के सभी पोस्ट रिकैप्चर कर लिए गए। अब बारी थी बटालिक सेक्टर की। बटालिक सेक्टर में जुबेर हाइट जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इस सेक्टर में आगे बढ़ने का मार्ग यहीं से प्रशस्त होता था। जुबेर हाइट को रिकैप्चर करने का टास्क 1st बटालियन का बिहार रेजिमेंट को दिया गया। 1st बटालियन बिहार रेजिमेंट के वीर बिहारियों ने कमर कसते हुए जुबेर हाइट को अपने कब्जे में ले लिया और भारतीय सेना के आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। अब बारी थी खालोवार की। खालोवार को रिकैप्चर करने का टास्क 111 गोरखा राइफल के कैप्टन मनोज कुमार पांडे को दिया गया। कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने बहादुरी के साथ लड़ते हुए खालोवार पॉइंट पर भारतीय तिरंगे को हमेशा के लिए फहरा दिया और यहां पर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कैप्टन मनोज कुमार पांडे की वीरता, बहादुरी, बलिदान और कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए भारत सरकार द्वारा उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब बारी थी चोर बाटला के इलाके की। चोर बाटला एक ऐसा इलाका था जहां से दुश्मन हमें सरप्राइज कर सकता था, जो कि दुश्मन को एक्सेस प्रदान कर रहा था। चोर बाटला के इलाके को रिकैप्चर करने का टास्क और भारतीय तिरंगे को वहां पर फहराने का जो जिम्मा था वो लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के वीर कर्नल सोनम वांगचुक को दिया गया। कर्नल सोनम वांगचुक जिन्होंने बहादुरी और वीरता के साथ चोर बाटला के इलाके में भारतीय सेना को तैनात किया और दुश्मन को सरप्राइज कर दिया। उनकी इस वीरता और बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस प्रकार 26 जुलाई 1999 को यह युद्ध समाप्त हुआ और लगभग 3 महीने चले इस युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना को भारतीय सरजमीन का एक पत्थर का टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ। इस 3 महीने चले ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना के 527 वीर जवान शहीद हुए और 1363 जवान घायल हुए। भारतीय सेना प्रति वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाती है और इन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है।
आप लोग यहाँ पर आए, अपना कीमती समय दिया, हमारे वीर शहीदों को याद किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू। आरसीबी और शिकारीगंज को लेके गए और इसी ट्रेडिशनल ड्रेस में गए थे। और उस दौरान इंडियन आर्मी के जवान जब 1948 में यहाँ पे डिप्लॉय हो लगा हेलीकॉप्टर के जरिए, सबसे पहले गोरखा रेजिमेंट, जेआर रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, इन सबको यहाँ डिप्लॉय होने के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए गवर्नमेंट ने भेजा गया। उस समय इनके पूरा ग्रुप को बिना टेस्ट का इंडियन आर्मी में शामिल किया गया था। और कर्नल सवारंजन को जमादार सवारंजन कहते थे उनके बीच में, और इनको एज ए आर्मी ऑफिसर के तौर पर डायरेक्ट लिया गया और इनको पहला महावीर चक्कर 17 इयर्स की एज में दिया गया इनकी बहादुरी को देखते हुए। और 1971 पता नहीं इतिहास को इन्होंने लिखना शुरू ही किया था। और 1962 दौलत बेग ओल्डी में वो तब भी जीवित रहा। 1971 उस तुर्तु को कैप्चर करते समय मेन रोल इन्हीं का था। मेजर साहब था आर्मी का, पूरे इंडियन आर्मी के साथ मिलकर उस तुर्तु को कैप्चर करने का काम भी इन्होंने किया। उस दौरान इनको दूसरा महावीर चक्कर मिला। इस टैलेंट मॉडल को इस पियानो के अंदर बनाने का एक मकसद है, आप लोगों को प्लेन एरिया से लेकर सियाचिन की हाई एल्टीट्यूड का पठानकोट का एरिया है और जेएनके पठानकोट के प्रदेश का एरिया, हिमाचल प्रदेश का एरिया खत्म होने के बाद ये जो सफेद कलर का पहाड़ एक कारगिल डिस्ट्रिक्ट जिसे हम ईस्टर्न लद्दाख और वेस्टर्न लद्दाख के नाम से जाना जाता है। लेकर थ्वाइस एयरपोर्ट, ये थ्वाइस एयरपोर्ट जो है आर्मी रीजन के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे मुख्य रिवर इंडस रिवर गाँव में, और यहाँ से जाने के बाद लास्ट में ये पीओके में चले जाते हैं। पीओके के लोग इसे सिंधु रिवर कहते हैं। ये जो ग्रीन कलर का रेखा खींचे वो आप देख रहे हैं, ये है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। कारगिल की जो 99 के वॉर हुए थे, तुर्तुक से लेकर बटालिक से पूरा द्रास तक हुए थे। और एक समय ये सारा डोमिनेक्स वाला पॉइंट जो है पाकिस्तान जो है ऊपर अंदर चले गए थे, लेकिन 0 पॉइंट तक आप जा सकते हो 25 किलोमीटर आगे थंगाऊ तक। तो यहाँ पे इन दोनों जगह में जाने से पहले डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस से जो है आप लोगों को परमिशन लेना होता है, फॉर्म भरना होता है। और ये जो आप देख रहे हैं सिल्वर कलर का एरिया, ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर का एरिया है, जहाँ का सबसे हाईएस्ट फीट है 23,000 फीट। वहां पे माइनस तापमान रहती है, -50 से -60 डिग्री सेल्सियस। उस तापमान में भी हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स 24 आवर्स के लिए हमारे देश की सीमा की सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहती है। थैंक यू। बस अरे यार, मनोज पांडे की फोटो आई थी, चली गई। दोस्तों, ये वीडियो हाला फेम लद्दाख का है, जो कि एक बहुत बड़ा म्यूजियम हॉल है और वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी चलता है इवनिंग में। तो इसका हालांकि टिकट लेके लोग देखते हैं और पूरे लद्दाख और कारगिल एरिया में जो भी अपनी इंडियन आर्मी के वीर जवानों ने देश के लिए किया है और देश ने उनको जो दिया है उसके बारे में सारी गाथाएं वहाँ पे लिखी हुई है। तो आप सब एक बार लद्दाख आएं और जब आएं तो हाला फेम को जरूर देखें, तो आपको पता चलेगा कि इस इलाके में हमारे जवानों ने क्या किया है। तो प्लीज वीडियो को देखें, वीडियो के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।